हेलो दोस्तों बहुत बहुत आपका हमारे चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं शौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अपना चैनल दोस्तों एक ही स्टडी लाइन है। और दोस्तों हो सके तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करेंगे उतना ही अपन लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, इसको बोलते बोलते मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं करूँगा। फिलहाल परेशान मत हो, आप भी मत परेशान हो। मैं बोलते बोलते परेशान हो जाता हूँ, फिर भी मैं परेशान नहीं हूँगा, मैं बोलता रहूँगा। आप लोगों का काम है दोस्तों, आप लोग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों अपन लोग कक्षा 6 की एनसीईआरटी लेके चले। एनसीईआरटी में दोस्तों अभी अपन लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों इसमें हिस्ट्री में दोस्तों अपन लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे। करें दोस्तों, खुशहाल गांव और समृद्ध क्या है दोस्तों? शहर है। ये दोस्तों 8वां चैप्टर है अपना, स्टार्ट है। लगभग लगभग अपनी हिस्ट्री खत्म होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आओ पहले अपन लोग ये सीख लेते हैं इसमें किस किस टॉपिक पे अपने को ज्यादा ध्यान देना है। दोस्तों पता कैसे चलेगा? अपन को प्रश्न से पता चलेगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न क्या है जो दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे उस पर अपन लोग ध्यान देंगे। हालांकि अपने को पढ़ के दोस्तों सब चलना है, ठीक है, लेकिन अपने को इस विषय पर ज्यादा ध्यान देना है कि आखिर कैसे क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, करके खाली जगहों को भरो। करके तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं? तमिल में बड़े भूस्वामी को डैश कहा जाता है। करके ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती थी। ग्राम भोजकों की खेती पर जब सामान्यतः किसके द्वारा खेती की जाती थी? करके तमिल में हलवाई को क्या कहा जाता है? तमिल में हलवाई को डैश कहा जाता है। करके अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। इसको अपने को कारण मतलब इसको रिक्त भरना है। इसमें क्या क्या जो पूछ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसके नीचे अगर अपन लोग देखेंगे, यहाँ पर बोला है दोस्तों, ग्राम भोजकों को के काम बताओ वे शक्तिशाली क्यों थे? इसका मतलब ग्राम भोजकों के ना काम बताओ वे किस लिए शक्तिशाली थे। करके गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। करके सही जवाब ढूंढो। आपका सही जवाब क्या हो सकता है? करे वलय कूप का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका मतलब वलय कूप का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल के निकास के लिए इसका उपयोग होता था क्या? इसे अपन को बताना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैं ये सभी का आंसर दोस्तों प्रश्नावली में आप लोगों को कराऊंगा। करके आहत सिक्के का मतलब क्या होता है? चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, टिन का सिक्का और हाथी के दांत के बने हुए सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। किस प्रकार के सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है? मेरे हिसाब से क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी का क्वेश्चन है ये 100%। ये मेरे को भी प्रैक्टिस सेट में मिला है दोस्तों। एसएससी का क्वेश्चन है ये, इतना ध्यान रखा आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं करें कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। करें कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 3000 साल पहले हुई थी। करें कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर करें कि संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई है। मतलब जब क्या किसकी चीन की दीवार बनने के 100 साल बाद में हुआ है दोस्तों। करें कि इसका मतलब करें कि आरिका मेडू का पतन करीब कितना 2200 से 1900 साल के बीच हुआ है, मतलब इसके पहले हुआ है। चलिए, और यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ खत्म नहीं हुआ है। करे कि मथुरा मथुरा महत्वपूर्ण है। गांव, पतन, धार्मिक केंद्र तथा जनस्थल क्या था मथुरा में? करे कि श्रेणी क्या है? शासकों, शिल्पकारों, कृषकों तथा पशुपालकों के क्या होते हैं? संघ होता है। ये दोस्तों चर्चा करने के लिए दे रहा है बच्चों को। ये कक्षा 6 का है, इसका अपने को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपन लोग थोड़ा प्रश्नावली पढ़ के चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग इतना पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पुराने टाइम पे हिस्ट्री दोस्तों अपन लोग पढ़ रहे हैं। अब जितने भी दोस्तों राजा थे, महाराजा थे, उनके पास भी दोस्तों थोड़ा सा ज्ञान आ गया था। भले राजा थे, सम्राट थे दोस्तों, तो ज्ञान तो था, ये थोड़ा सा ज्ञान नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा उनके पास ज्ञान आ गया था। मतलब गांव में किस प्रकार से सभी को रखना चाहिए, किस प्रकार से उनको राजा है तो उनको किस प्रकार से गांव में ध्यान देना चाहिए। गांव में क्या हो रहा है, खेती कैसे चल रही है, लोग व्यापार कैसा कर रहे हैं। अब इनको इस बात पर देखने की बहुत ज्यादा चिंता थी। अब बहुत ज्यादा ये सब मतलब गांव का थोड़ा थोड़ा विकास क्या हो रहा था। इसी तरीके से कह रहे कि लोहार की दुकान पर प्रभाकर गया। दोस्तों एनसीईआरटी के एक कहानी के तौर पे अपने को ये पाठ का संदर्भ दे रही है, मतलब पाठ को समझाने का प्रयास कर रही है। करे कि लोहार की दुकान पर प्रभाकर गया। अब प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी पेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया, करके एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बने रखे थे और दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे थे तथा एक लोग क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। प्रभाकर को ये बड़ा मजेदार लगा। प्रभाकर नाम का कोई बच्चा है, ये क्या किया, लोहार की दुकान पर गया। जो लोहार क्या करते हैं, खुरपी, हंसिया, खुरपा समझते हो कि नहीं? खुरपा, फावड़ा, चाकू वगैरह क्या करते हैं, पीटते हैं। तो ये सब देख के इसको बड़ा मजा आया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, सड़सी है। आप लोग जिसे क्या कहते हो, सड़सी है दोस्तों। ठीक है,
इसे कई के लोग पकड़ भी बोलते हैं। ये दोस्तों क्या है, कुल्हाड़ी है, इसके नीचे दोस्तों अपने को क्या दिया गया, हँसिया दिया गया है। दोस्तों क्या है, ये हँसिया है। देखो सबसे टाइम में कुछ लोगों के घर में अभी भी इस प्रकार की हँसिया होंगी। वो क्या करते हैं, नीम बोल रहा हूँ, मतलब पेड़ वगैरह से जो झाड़ होती है, पेड़ होता है, उसकी टहनियों को मतलब बड़े से डंडे में जिसे लग्गा बोलते हैं, मतलब दोस्तों उसे खींचा करते हैं। इसे यही हँसिया पहले के टाइम पे पत्थर ऐसा हुआ करता था। चलिए, करें कि लोहे के औजार और खेती, करें कि लोहे का प्रयोग आज एक आम बात बन गई है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। और हम लोग सुबह से उठते हैं, हर वस्तु, हर दूसरी तीसरी वस्तु अपने को लोहे की ही दिखाई पड़ती है। अपने घर में उपयोग होने वाला ज़्यादा से ज़्यादा सामान दोस्तों लोहे का है। खेती में प्रयोग होने वाले सब के सब सामान दोस्तों किसके बने हैं? लोहे के बने हुए हैं। इस उपमहाद्वीप में लगभग 3000 साल पहले हो चुका है, करके महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार मिले थे। महापाषाण काल में मिले थे कि नहीं लोहे के औजार? हथियार के दोस्तों मैं सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। हथियार की एक बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। अध्याय 4 में आप लोग दोस्तों महापाषाण पढ़े हैं। जब लोग वहाँ पे मरे हुए थे दोस्तों, तो मरे लोगों के साथ लोहे के साक्ष्य अपन को क्या है, मिले। करीब 2500 वर्ष पहले के औजारों के बढ़ते हुए उपयोगों का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई करने के लिए हलों के फाल शामिल हुए हैं। दोस्तों जब लोग देखो सबसे पहले हल किसका उपयोग लाया जाता है, लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा तकनीक आगे बढ़ी, लोगों का माइंड बढ़ा, विकास बढ़ा, तो ज़मीनें क्या थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठोर ज़मीनें थी। जब दोस्तों बहुत ज़्यादा कठोर ज़मीनें थी, तो लकड़ी क्या कहते हैं, लकड़ी ज़्यादा खेतों को जोत नहीं पाता था। तो इस लकड़ी में दोस्तों अपने क्या होता है, हल होता है दोस्तों, यहीं पर इसकी मुठियाँ लगी होती है। 1 मिनट देखो, दोस्तों अपना क्या होता है इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्या होता था, दोस्तों यहीं पर ऐसा दोस्तों हल हुआ करता है, ठीक है? अब इसी हल में दोस्तों जो लकड़ी लगा हुआ होता था ना, इसी लकड़ी पर दोस्तों लोहे की ढाल बना करके मतलब लोहे का नुकीला इसे बना करके इसके साथ लगा दिया जाता था, तो ज़मीन का दोस्तों वो क्या करता था, चीरता हुआ चला जाता था। ये ज़मीन को मतलब ज़मीन की ज़्यादा अच्छी जुताई होने लगी। कह रहे कि फलों को फल शामिल हो गए हैं। इस अध्याय में तुमने 5 में पढ़ा, इसका अपन लोग 5 में पढ़ा, यही एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। उसमें लकड़ी बताया गया, तो उसके बाद में उसमें क्या किया गया, लोहे का ढाल बना कर के उसमें लगा दिया गया। क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या हैं? कह रहे कि समृद्ध गाँवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने बने रहना बहुत ही मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोग में आ गई थी। अब लोगों को खेती करने का ज्ञान बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो गया है। दोस्तों लोग लोग क्या अब खेती करने में थोड़ा निपुण हो गए हैं। अब लोग एक स्थान पर ठहरना शुरू कर दें। करें कि समय सिंचाई के लिए नहर नहर, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। मतलब इसमें पानी रुका रह सके और क्या हो सके, सिंचाई हो सके। औजारे की सूची आपको ऊपर दिखाई गई है, इसके नाम बताओ। सबसे ऊपर ये दोस्तों क्या है, हँसिया है, फिर इसके ऊपर दोस्तों क्या है, कुल्हाड़ी, फिर इसके ऊपर क्या है दोस्तों, सणसी है। लोहे की एक ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका उपयोग तुम रोज़ करते हो। मतलब कक्षा 6 के बच्चों को तुम तो अपने दिमाग में सोच सकते हो, यार आप लोग क्या ना यूज़ करते हैं। घर में मम्मी चिमटा यूज़ करनी है, चिमटा यूज़ करते हैं, चाकू यूज़ करते हैं, फावड़ा यूज़ करते हैं दोस्तों, हँसिया यूज़ करते हैं, कुल्हाड़ी यूज़ करते हैं, क्या-क्या नहीं यूज़ करते हो यार? इतना तो आप लोग सूची बना ही सकते हो ना। और देखो, इतना दिमाग में सोच यार सूची मत बनाओ। अब देखो ये वाला दोस्तों हो ही गया, मतलब देखो खेती के प्रति कितना लोग आकर्षक हो गए हैं। करके इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आय परिवर्तन दिखाई देंगे, खाली जगहों को तुम भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि वे उत्पादन की अनिश्चितता घटी है। करके कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई को जो योजनाएँ बनाई थी उन पर धर खर्च किया गया। मतलब राजा महाराजा भी इतने सक्षम हो गए थे दोस्तों, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि मतलब राजा महाराजा भी सिंचाई के लिए गाँव में तालाब बनवा रहे थे, नहर बनवा रहे थे। देखो एक क्रांति, नई क्रांति आने वाली थी। कितना बढ़िया राजा महाराजा वहाँ पर काम करने लगे। कह रहे कि इस उपमहाद्वीप के देखो दोस्तों, हेरिंग कह रहा है कि गाँव में कौन रहते थे। करीब इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँवों में काम करने से 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लला था। तमिल क्षेत्र में रहने वाले भूस्वामियों को क्या कहा जाता दोस्तों? वेल्लला कहा जाता था। कह रहे कि साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाए। क्या साधारण हलवाओं को क्या मतलब हलवाओं लोगों को क्या कहा जाए? उणवार। अभी ये अपने को प्रैक्टिस सेट में मिला कि नहीं मिला नीचे? कह रहे कि तमिल के क्षेत्रों को क्या वेल्लला कहा जाता था। साधारण हाल वालों को मतलब जो जुताई करते थे, उनको उनवार कहा जाता था। अब भूमिहीन मज़दूर दास, कड़ैसियार और आदिमान कहलाते थे। क्या? जिनके पास भूमि ही नहीं थी दोस्तों, उनको क्या कहा जाता था? दास या दोस्तों कड़ैसियार कहा जाता था। अधिमय कहलाए जाते थे। कह कि देश के उत्तरी हिस्से में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देखो जो यहाँ पर ग्राम भोजक है दोस्तों, इससे पहले क्या कहा जाता है उत्तरी हिस्से में, मतलब क्या?
मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तरी हिस्से में दोस्तों यही है भारत का। तो दोस्तों करे किसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। मतलब प्रधान का पूर्व नाम क्या है दोस्तों? ग्राम भोजक है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब राजा का बेटा राजा बनता था। यहाँ पर ये प्रथा थी। अब देखो राजा के मतलब बने रहते थे, यानी कि इस पद पर आनुवांशिक था। मतलब वही बात बता रहा हूँ कि राजा का बेटा राजा बनेगा। मतलब तुम्हारे पापा प्रधान है तो इनका बेटा प्रधान बनेगा, इनके बेटे के बाद इनका बेटा प्रधान बनेगा, लेकिन बेटी नहीं बनेगी। होगी तो वो भी बनेगी, ठीक है। अगर बेटा नहीं है तो बेटी पहला प्रथम बेटा बनेगा। कह रहे कि ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ठीक है। देखो जो बड़े लोग होते थे, आज भी ऐसा है, जो गांव में बहुत बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, उनके पास क्या है? खेती दोस्तों बहुत ज्यादा है, खेत ज्यादा है। तो बड़े लोग हैं दोस्तों, वो लोग काम करते नहीं है, तो वो लोग अपने घर में दोस्तों क्या लगाते हैं? मजदूर लगाते हैं या अधिक खेती देते हैं। अधिक मतलब समझते हो कि नहीं? आधा खेती, जाओ तुम ले जाओ, इसे जोतो बो सब करो, लेकिन इसमें की जितनी फसल होगी तुम मुफ्त में जमीन लेके जाओ। मतलब तुम हमेशा के लिए नहीं दे रहे, तुमको दे रहे कि तुम मुफ्त में जमीन लेकर के जाओ, लेकिन जो इसमें फसल निकलेगी, सब कुछ निकलेगा, इसका आधा हिस्सा तुम मुझे दे देना, बाकी का हिस्सा तुम क्या करना? रख लेना। अब दोस्तों कह रहे ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। ग्राम प्रधान के अलावा अन्य कृषक भी हुआ करते थे, जिन्हें गृहपति भी कहा जाता था, ठीक है। अब करके इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं होती थी, ठीक है। देखो जो मतलब जमींदार, जैसे जैसे आपके टाइम पे तुम जमींदार कहते हो, वैसे पहले क्या होते थे? गृहपति होते थे। जिसे प्रधान कहते तो वैसे जो स्वयं कृषक होते, जो जमींदार होते से क्या पूर्व नाम क्या था दोस्तों? गृहपति था। करके जिनके पास कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास कुछ जमीन नहीं थी, आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। इनमें से दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। वही बात बता रहा हूँ, आज भी लोग अधिक खेती लेते हैं कि नहीं? बहुत से लोग आज के टाइम में भी दोस्तों, आप अपना देश तो 70 साल 74 साल दोस्तों आजादी के हो गए हैं, 74वां साल अपना आजादी कल दोस्तों मना चुका है, लेकिन आज भी देखो गांव में लोग कितने ज्यादा मजदूर है। ये पीएम है, सीएम है, क्या लोग देखते हैं? सब अपनी अपनी सत्ता चलाने के पीछे परेशान है। एक गरीब गांव में मर रहा है, उसके खाने के लिए नहीं है। आज भी मैं बता रहा हूँ, लोग क्या एक दिन खाते हैं तो दूसरे दिन का खाना के लिए वेट करना पड़ता है, उनको खाने की तकलीफ उठानी पड़ती है। एक टाइम खाते हैं दोस्तों, एक समय खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को बचा करके रखना पड़ता है। ये क्या उखाड़ेगी सरकार यार? ये पीएम मोदी क्या उखाड़ेंगे? क्या करेंगे सब लोग? मेरी बातें सभी लोगों को बहुत कड़वी लगती होंगी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपनी सत्ता पर सब सत्ता चला रहे हैं। गरीब को ध्यान देने का कोई कोई तजुर्बा ही नहीं है। किसको कौन ध्यान दे रहे हैं? सब लोग ये बताओ, कौन किसको ध्यान दे रहा है? 20 लाख करोड़ मिला, किसको मिला यार? 1 लाख करोड़ फिर दिए, किसको मिला? किसी को मिलेगा? किसी के घर में गया क्या? दिए हैं तो लोन दिए, बताओ, सभी को लोन दिए हैं। जितने आज भी आप लोग जाकर के देखो, बस्ती वगैरह इलाके में जाकर के देखो, उत्तर प्रदेश में जाकर के देखो, बिहार में जाकर के देखो, सब कितने गरीब लोग आज भी हैं यार। जाकर के अगर आप लोग एक बार देखोगे ना, जो महाराष्ट्र गुजरात में होंगे, तो यहाँ तो उधर का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो भी लोग हो गए यार, सब लोग जा करके देखो गांव में, जिसे आप लोग सबसे गरीब कहते हो, गांव में पन्ने के घर में रहते हैं यार, प्लास्टिक के घर में रहते हैं, बांस लगाकर, बम्बू लगा करके रहते हैं। अगर बारिश होती, कोरोना हुआ, सब लोग गांव छोड़ करके घर में आ गए, लेकिन वो बेचारे वहीं पर पड़े थे जहां पे एमपी, महाराज, गोवा, जहां जहां पर ये भिखारी पड़े थे, जिसे भिखारी कहते हो यार आप लोग। सड़क पर पड़े, किनारे पड़े, क्या इनके लिए क्या मिला? सब लोग कहते हो खाना बंटवाए थे ना, खाना कुछ नहीं मिला। मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ खाना किसको किसको क्या मिला। क्या खाना मिला? लोग सुबह का लाइन लगाए रहते थे, शाम 3 बजे खाना मिलता था। सुबह का लाइन लगा लगा 5 बज जाता है, किसको खाना मिलता था? किसी को नहीं खाना मिलता था। और जिसको खाना मिलता था, सुबह का खाना पैक करा करके रखे रहते थे, उस शाम को देते थे, दूसरे दिन देते थे। ऐसा कोई खाना खाता है क्या? और खाने में क्या देते थे? खिचड़ी देते थे। क्या घंटा ऐसे कुछ होने का? कुछ नहीं होगा। ये पीएम सीएम जितने हैं सब देखने के हैं, ये पढ़े लिखे हैं नहीं, सब अनपढ़ गवार हैं जितने हैं, सब सब चाहे जितना मेरा कुछ कर लो, सब लोग वीडियो चाहे जितना शेयर करो, चाहे जिसके पास कर दो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा, कोई कुछ नहीं कर पाओगे। चलो, गुस्सा लगती है ना यार, ऐसे ऐसे मतलब घर में पड़े हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, गरीबों को ध्यान देने का कुछ भी नहीं है। आज भी राजस्थान के एरिया में से चले आओ सभी लोग, देख लो यहाँ पर कितने गरीब आज भी हैं। कर्नाटक में चले आओ, यहाँ पर देख लो कितने गरीब यहाँ पर सब लोग पड़े हैं। देख करके तरास खाओगे यार सभी लोग। चलो, कह रहे हैं कि चलो, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य यहाँ पर स्वतंत्र कृषक होते हैं, जिन्हें गृहपति कहा जाता है। ये हो गया है। करे अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी हुआ करते थे, ठीक है। करके प्राचीनतम तमिल रचनाएं क्या थी, इसको अपन लोग देख करके चल रहे हैं। करके तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता था। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों
मदुरई के कवियों सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों जिन तमिल नामों के उल्लेख किया जाता था वे संगम साहित्य में पाए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर अपने को अगला टॉपिक क्या दे रहा है, कह रहे कि क्या कहते हैं नगर की कहानियां, यात्रा विवरण और मूर्तिकला पुरातत्व तो क्या कहते हैं। कह रहे कि तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वे कहानियां होती हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों इनका संकलन किया करते थे। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनके बारे में बताया गया है एक निर्धन किस तरीके से अपना क्या करता है धनी व्यक्ति बनता है। जातक कथा में एक व्यक्ति की कहानी होती है, वो क्या करता है एक चूहे, मरे हुए चूहे को पाता है, मतलब 1 रुपए से किस प्रकार से वह बड़ा आदमी बनता है। इसमें अपने को थोड़ी सी कहानी थोड़ा सा समझाने का राइटर प्रयास कर रहा है। चलिए दोस्तों अपन लोग इसको देखते हैं। करके एक निर्धन की चतुराई इस तरीके से काम दिए। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरा चूहा मिला। ठीक है, उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उस चूहे को ले जा करके एक ऐसे व्यक्ति के पास दिया जिसके पास क्या थी, बिल्ली थी। एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके पास क्या थी, बिल्ली थी, और वो उस मरे हुए चूहे को 1 रुपए में बेचा उस बिल्ली को खाने के लिए। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी चलाई, राजा के एक बगीचे की टहनियां टूट पड़ी, पूरा बगीचा पत्तों से भर गया। उनका माली साफ करने में परेशान हो गया। अगर तुम अपनी टहनियाँ और मेरे को पत्ते दे दो तो मैं तुम्हारा पूरा बगीचा का बगीचा मैं अभी साफ कर सकता हूँ। मालिक इस बात पर तुरंत से मान गया। माली इस बात पर तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को बुलाया और उन्हें इकट्ठा करके कहा कि बच्चों, अगर तुम मेरी थोड़ी सी सहायता कर देते हो टहनियों को हटाने में तो मैं इसके बदले में तुम्हें मिठाई दूंगा। देखते ही देखते बच्चे मिठाई के चक्कर में पूरे जंगल के पूरे बगीचे के टहनियों और पत्तों को सफा चट कर दिए और एक जगह पर झुंड लगा करके दोस्तों क्या किया, रख दिया। कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में एक उधर से गुजर रहा था तो उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ क्या हुए, पैसे हो गए। अब इसके नीचे देखते हैं। अब युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भर करके वह नगर के द्वार पर पे रख दिया और वहां से आने जाने वाले जितने भी कटाई करने वाले किसान थे 500 लोगों को पानी पिलाया। और सभी खुश होकर के उस किसान से कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, तुम हम किसानों की सहायता की हो, मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने बाद में एक व्यापारी से दोस्ती कर ली, उसी के ग्रुप में से एक व्यापारी से दोस्ती कर ली और कहा कि उस दिन व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी आ रहा है, 500 घोड़ों के साथ में शहर में आ रहा है। तब उस व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया। उसने कहा कि हे मित्र, सभी लोगों के पास मुझे ले चलो। और वह सभी लोगों के पास जाता है और यह कहता है कि कृपया आप सब ने मुझे कुछ देने का वादा किया था। मैं सभी लोगों को जब पानी पिलाया था, क्या मेरा वचन सभी लोगों को याद है? सभी ने कहा हाँ हाँ भाई, मेरा तुम्हारा वचन मुझे याद है। तो उसने कहा कि कृपया करके आप सभी लोग मेरे को अपने गट्ठरों में से, आप लोगों के पास बहुत सारे घास है, आप लोग निराई करते हो, खेत की गुड़ाई करते हो, आप सभी लोग मेरे को एक एक गट्ठर दे दो बस। अब सोचो वहां पर दोस्तों 500 व्यापारी थे, अगर एक एक गट्ठर दिए तो पीछे कितने गट्ठर हो गए, 500 गट्ठर उसके पास हो गए। और घोड़े कितने आ रहे थे, 500 घोड़े आ रहे थे। तो उसने ये कहा, मैं सब लोगों से गट्ठर तो ले रहा हूँ, लेकिन कृपया करके कल अकेले आप लोग मेरी एक हेल्प कर दो। आप लोग जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप लोग अपने घास के गट्ठरों को मत बेचना। यह सुनकर उस युवक ने घास के गट्ठरों के पास गया, तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और तब तक मत देना जब तक कि मैं तुमको कहूँ ना। इस प्रकार कितने हो गए, 500 हो गए। इस प्रकार से उसने सभी की घास क्या करी, खरीद ली। ठीक है, तो 500 गट्ठर दिए। अब देखो यहाँ पर ये कहानी बता रहा है कि अब यहाँ पर देखो करे कि ना बिक जाए, उन्होंने घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े का व्यापारी गांव में आया तो उसको कोई घास दिया ही नहीं, उसे कहीं पर घास नहीं मिली। तो मजबूर होकर के युवक के पास आया और पूरे 500 गट्ठरों को क्या कर लिया, खरीद लिया। इस प्रकार युवक को क्या किया, 1000 सिक्के में खरीदा 500 गट्ठर। 500 गट्ठर कितने में किया, 1000 में दोस्तों खरीद लिया। अब करे इस प्रकार व्यक्ति के पास क्या हुआ, कुछ पैसा हो गया। करके प्राचीन नगरों के देखो, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चला है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं। करे कि मूर्तिकाल कलात्मक ढंग से उकरते हैं। इन मूर्तियों के ऐसी इमारतें, रेलिंग, तला, खंभों, प्रवेश द्वार पर सजाया गया था। मतलब बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। इसको पढ़ने का कोई मतलब है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे
बगल में आपको एक चित्र दिखाया गया, ये आपको चित्र दिखाया है दोस्तों करके मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इनमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या ये ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से बनी है? इनकी रेलिंग लकड़ी से बनी है। इमारतें की छतों का वर्णन करो कि ये किससे बने हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आज भी कहीं-कहीं पर अगर आप लोग गाँव में जाकर के देखोगे दोस्तों, देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, देखो इसको नीचे देखना करे कि दिल्ली में मिला एक क्या है वलयकूप है। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है? अब देखो इसका मतलब ये वलयकूप है दोस्तों। वलयकूप का मतलब क्या? रिंग टाइप का एक ये होता है। आज भी अपने कई-कई गाँवों में दोस्तों बाथरूम बनता है, जिसे आप लोग लैट्रिन बोलते हो। जो गाँव में दोस्तों बाथरूम बनता है, तो देखो दोस्तों जो उसमें कचरा होता है, मल होता है। आज भी गाँव में कई-कई गाँव के हिस्सों में इस प्रकार से दोस्तों छोटी-छोटी दोस्तों क्या होती है, रिंग होती है। इस प्रकार से गड्ढा खोद करके दोस्तों 3 फुट का ये गड्ढा होता है, इसमें दोस्तों ये रिंग डाल दिया जाता है। सेम इसी प्रकार दोस्तों इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? वलयकूप बोलते हैं। दोस्तों इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? वलयकूप बोला जाता है। इस वलयकूप में गंदे पानी या गंदगियाँ भरी जाती हैं, ठीक है? तो वलयकूप में दोस्तों पानी निकलने का स्रोत नहीं था। इस वलयकूप में दोस्तों लोग पानी भरा करते थे। ऐसा ऊपर से ढक्कन लगा कर के बंद किया दिया करते थे। जब कभी भी वलयकूप आया था, नीचे भी आया था, इसका मतलब पानी निकलने के स्रोत से जुड़ा हुआ है क्या? वलयकूप करके अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपद की राजधानी जैसा कि तुमने पढ़ा है, शहर में परकोटी से घिरे होते हैं। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में मिले हैं वलयकूप, जो ऊपर चित्र में दिखाया। ये वलयकूप गुसलखाने, नल या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये नलकूपों को घरों में होता था। अभी जैसे कि हर घर में दोस्तों बाथरूम है, टॉयलेट है, इसी प्रकार से पहले के टाइम पे दोस्तों देखो लोग कितना स्वच्छता का ध्यान रखते थे। हर घर में दोस्तों क्या हुआ करता था? वलयकूप हुआ करता था। मतलब शायद नालियाँ नहीं हुआ करती थी। करके महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटें या छप्पर से बने होते थे। करके ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए, भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ पर मिलाया गया है। अब कह रहा है कि वेरिगाजा करके भरूच या यूनानी नाम की एक कहानी है। करके वेरिगाजा की संकरी गाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्ति कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज लेकर के जा सकते थे। वेरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता, मतलब देखो इतने-इतने दूर से क्या होता है, होने लगा, व्यापार होने लगा। हिमालय की जड़ी-बूटियाँ, हाथी के दाँत, गोमेद क क्या है, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेषकर उपहार लाए जाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि देखो इसके नीचे अपने को कुछ और दे देखो दोस्तों यहाँ पर करके आहत सिक्के क्या हुआ करते थे, कह रहा है कि आहत सिक्के, अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे करके आहत सिक्के नीचे पूछा था ना करके आयताकार और कभी-कभी वर्ण गोलाकार होते थे। ये धातु की चादर को काट करके धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्के पर कुछ लिखा हुआ नहीं करता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठापे जाते थे। अभी जैसे मैंने कहा कि आपको एक क्या कर देता हूँ दोस्तों, मैं मिट्टी दे देता हूँ, गीली मिट्टी देता हूँ। और मैंने कहा जैसे आपके पास सफेद पेपर होता है, आप लोग जिसे मोहर लगाना कहते हो, स्टाम्प लगाना, ठीक है? इस पर मोहर लगाते हो ना, सफेद पेपर पर सफेद व्हाइट होता है, लेकिन जब मोहर बनाते हो उस पर चित्र क्या हुआ जाता है, छप जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से अपनी पूरी हिस्ट्री में दोस्तों आप लोग भी ऐसा काम करो, सब लोग मिलकर के ऐसा काम करो कि आने वाली हिस्ट्री में आपकी पीढ़ियां आपका नाम पढ़े। ऐसा दिमाग में छाप लो सभी लोग, ठीक है? इसी प्रकार से सिक्के पर भी दोस्तों मोहर छापी जाती थी। ये पहले तो दोस्तों साधारण हुआ करता था, ये पलट पीछे का हिस्सा दिखा रहा है ऐसे था, लेकिन जब छपने के बाद में दोस्तों लगाने के बाद में ऐसा दिखता था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। मतलब इस पर स्टाम्प लगाने के कारण ये आहत सिक्के कहलाए। अधिकांश सिक्कों में पाए जाते हैं। इसकी आरंभिक सदियों से प्रचलन रहे। आहत सिक्के दोस्तों किसके बने थे तो मैं बताता हूँ, ये सिल्वर के बने थे दोस्तों। ये किसके बने थे? सिल्वर, जिसे आप लोग साधारण लैंग्वेज में चांदी बोलते हो। क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण लैंग्वेज दोस्तों आप लोग जिसे चांदी कहते हो। आहत सिक्के किसके बनाए? आहत किस कारण ये कहलाए? क्योंकि इस पर दोस्तों क्या किया, मुहर लगाया गया। क्योंकि पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी तुमने देखा कि
किस तरह के सिक्के आधार संपत्ति और मूल्यांकन में किया गया है। पुरातत्वविदों ने इस युग के हजार सिक्के मिले हैं। इस युग में हजारों सिक्कों मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चला गए थे। इसका चित्र नीचे दिया है। चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया गया। आहत का मतलब मोहर लगा करके बनाया गया है। आहत का मतलब ये होता है स्टाम्प लगाना या मोहर लगाना, इतना समझ के चलो। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखो सिक्का चांदी का बना था। इस पर दोस्तों सोने की पालिश भी कर दिया कर, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है इस पर सोने की पालिश भी कर दिया करते थे। देखो पालिश का टाइम कितना पुराना है। करके विनिमय के अन्य साधन। अब करके संगम संहिता की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार की समेट कहीं पीछे न छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागरों यूं चले सिर्फ सन्नाटा रहा जा रहा था। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। इसका मतलब नमक के यहाँ पर कहानी दी गई, उसको फट से पढ़ दिया, उसको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं लो सब लोग। चलो अब करें कि अक्सर नगर की कई कारणों से होता था। देखो क्योंकि नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब देखो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाने थे। उदाहरण के लिए मथुरा। मथुरा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? मथुरा जो अपना आगरा के ऊपर पड़ता है, अलीगढ़ के नीचे पड़ता है। अगर आप लोग यूपी का मैप पढ़ाया हूँ, अगर मैप में आकर के जो आप लोग जो देखोगे तो यह 2500 साल पहले से भी ज्यादा समय का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के मुख्य रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। या शहर के चारों ओर किले बंद थे। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में आने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। दोस्तों लगभग ये अपना क्या एमपी वगैरह की ये बात कर रहा है। ठीक है, अगर देखेंगे दोस्तों ये अपना क्या है पूर्व पश्चिम, तब उत्तर पश्चिम दोस्तों यही वाला भाग होता है। और दोस्तों हमारा क्या होगा पूर्व उत्तर दोस्तों क्या होता है ये भाग होता है। तो यही साइड की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। इसके बारे में तुमने अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर भी है। करके यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में क्या था? कृष्ण भक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्ति पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर ये सक्षम संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। मतलब पहले के लोग जो करते थे उसी का दोस्तों क्या करते थे? दान कर दिया करते थे। वाह, मतलब दान की सूचना कितने पहले से चली आ रही। देखो क्योंकि शिल्प तथा शिल्पकार ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। शिल्प तथा शिल्पकार घर के पुरातत्व स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इन्हें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकदार पात्र भी कहा जाता है। उत्तरी काले चमक पात्रदार मतलब उत्तरी साइड में ये मिले हैं। ठीक है, ये पूर्व पश्चिम है दोस्तों। ये मतलब अपना क्या है दोस्तों? एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इसी साइड में दोस्तों ये क्या है मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य राज्य ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष बचे होंगे। हाँ, शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे सॉरी। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चला है कि कपड़ों तथा उत्पादक का बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में बनारस मतलब यूपी में पड़ता है और दक्षिण में मदुरै एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने के लिए बनाते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल ये सब कहाँ से आता था? है कि यहाँ पर जो कच्चा माल था उपलब्ध कराना, तैयार कराना, वितरण करना था। क्योंकि जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा कर। जो श्रेणियां है पहले बैंक को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। मतलब श्रेणियों में किसका काम होता था? एक प्रकार से बैंक का काम मतलब पैसे जमा करने का, लेन देन का काम होता था। इस धन का निवेश लाभ लेने के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों पर क्या किया जाता था? खर्चा कर दिया जाता था। देखो पहले के टाइम पे ब्याज लेकर के लोगों को दिया जाता था। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि सूत कातने और बुनने के नियम मतलब कपड़े बनाने का नियम यहाँ से करके ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी को देख रेख में कारखानों को सूती कताई बुनाई की जाती थी। मतलब देखो दोस्तों कितना ज्यादा लोगों का ज्ञान हो गया। मतलब हर प्रकार में, हर क्षेत्र में ये अपना अपना राजस्व अर्जित करना चाहते हैं। हर तरीके से अपना अपना मतलब व्यापार करना चाह रहे हैं। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पछुआ सन को तैयार करने में विधवाओं
सक्षम, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावस्थाओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, सभी लोगों का यहाँ पर के योगदान रहा है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के आधार पर परिश्रम देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा करके घर में ही व्यापार करती थी। मतलब कितने ज़्यादा लोग ज्ञानी हो गए, कितने ज़्यादा लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई, मतलब व्यापार को करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब देश ये आगे बढ़ चुका है दोस्तों। कह रहे कि वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तक तड़के ले जाना पड़ता था। मतलब बहुत भोरे में, बहुत सुबह में ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जाँचने के लिए रोशनी रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता तो इधर-उधर की बातें करता था, फिर उसे मज़ा मिलती थी। मतलब क्या, पहले भी औरतों को देख कर के लोग क्या करते थे, औरतों को परेशान करते थे। इसलिए महिलाओं, देखो दोस्तों, कि हम नीच की वजह से, हम कुत्तों की वजह से, मतलब लड़कों की वजह से महिलाएँ पुराने टाइम से ही कितनी ज़्यादा परेशान हैं। मतलब औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना पड़ता है, इसके लिए उसका अंगूठा भी काट दे। देखो, एक तरफ हम पहले कितने नीच इंसान हुआ करते थे। महिलाएँ भोरे में निकल जाती, दिन में निकल जाती थी, ताकि उन्हें केवल माल देख सकें, उन महिलाओं को क्या साथ छेड़खानी ना कर सके। महिलाओं से देख कर के मज़ा भी लिया जाता था। अगर महिलाएँ सुबह ना निकलती, माल ना लेके आती, समय पर काम ना पूरा करती, तो महिलाओं का अंगूठा काट दिया जाता था। क्या क्या तरीका है यार वहाँ पर। देखो गुस्सा लग रही है पढ़कर भी। उन महिलाओं को सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक की नियुक्ति कर दिया जाता था। चलो, फिलहाल पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई बात नहीं, कोई नहीं, गुस्सा नहीं लो कोई लोग। चलो, अब कह रहे हैं कि मानचित्र पृष्ठ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि सोच में निरीक्षक, कह कि अरिकामेडु, कह रहे कि अरिकामेडु मतलब जिसे पुदुचेरी में ढूँढो, कह रहे कि 28 में, देखो इसको थोड़ा इधर लाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो कह रहे कि पिक के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर-दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। ईंटों से बना एक ढांचा मिला था, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एंकोरा जैसे पात्र मिले हैं। इन्हें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगाए जाते थे। साथ ही साथ यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे गए हैं। लाल चमकदार बर्तन भी मिले गए हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन रखा गया है। पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। मतलब गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके, मतलब बर्तन मिट्टी के तो बने थे, तो पहले ही दबा दिया जाए जिस पर इसे मुहर लग जाता था। देखो कह रहे कि अभिलेख मिट्टी के बर्तन, इस पर कई ब्रह्मलिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी लिपि भी अभिलेख भी कहा जाता है। देखो ये तमिल में लिखा गया, दूसरे तमिल ब्राह्मी, क्योंकि ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए गए थे। रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन के रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे-छोटे कुंड भी मिले, जो संभवतः कपड़े की रंगाई पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके मतलब दोस्तों मोती बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। एक अच्छे किस्म का दोस्तों ये मोती होता था। दोस्तों यहाँ पर दे रहा है अन्यत्र, क्या दे रहा है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पर अन्यत्र, कह रहा है कि मानचित्र 6 मतलब 76 में रोम को ढूँढो। यहाँ यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ है जब गंगा के दौरान शहरों में बस रहे रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, कर कि पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि मैंने रोम ईंटों का शहर था, मैंने संगमरमर का बनवाया। अंगस्टस और उसके बाद शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अंगस्टस ने बड़े-बड़े रंगमंडल मतलब एम्फी थिएटर बनवाए। रंगमंडल एम्फी थिएटर जिसे कहा जाता है दोस्तों, कर के इसके चारों तरफ दर्शकों बैठ कर के सीढ़ी-नुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग अनेक प्रकार के कार्यक्रम देख सकते, जिसे आप लोग आजकल टॉकीज सिनेमा हॉल जैसे होता था, वैसे तब भी मनोरंजन का ये भी एक प्रकार का दोस्तों साधन था। ठीक है? करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए थे, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित थे। मतलब एक ही तालाब में, एक ही स्नानागार में स्त्री-पुरुष दोनों नहाते थे, बशर्ते कि इतनी अच्छी व्यवस्था किया था कि स्त्री मतलब उनका टाइम निर्धारित कर दिया था, ऐसा। ठीक है? निर्धारित थे। यहाँ लोग एक-दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। कपड़े जलवाही सेतु
एक्वाडक्ट के ज़रिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। मतलब पानी भी चेंज किया जाता था इस तालाब का। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बुरा मत मानना यार अगर आपके मोदी वगैरह को मैं थोड़ा उल्टा-सीधा बोल दिया हूँ। क्या करूँ यार गुस्सा लगती है क्योंकि इस कोरोना टाइम पे जितना यहाँ पर कोरोना चल रहा था दोस्तों अपने इंडिया में चल रहा है, अभी भी वैक्सीन नहीं आया है इसका। तो फिर भी दोस्तों इतने ज़्यादा गरीबों को देख कर के मुझे दया लगी। मैं उतना सक्षम नहीं था, फिर भी मैंने किया। लेकिन मैं उतना सक्षम दोस्तों नहीं था कि मैं उनको जाकर के अच्छा घर दे सकूँ, सब दे सकूँ, उनकी पूरी ज़िम्मेदारी मैं दे सकूँ। इतना आप लोग भी समझ रहे हो। अगर ये लोग अपनी भारत की गद्दी पर बैठे हैं, इतना तो यार ये लोग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या मैं मानता हूँ ग्राम में कॉलोनी देते हैं, सब देते हो, क्या इन लोगों को कहीं पर कॉलोनी मिलती है? कहीं पर कॉलोनी मिलती है, ग्राम प्रधान देता है, नहीं देता तो इनकी प्रधान की गलती मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि ये मोदी हो ना, सब लोग हो, सीएम हो, सभी लोग हो, आपको जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था कि शासकों के पीछे शासक लगाया था, मतलब क्या गुप्तचर के पीछे गुप्तचर लगाया था। आप लोगों को क्या ये नहीं पता है कि गाँव का प्रधान पैसा खाता है कि नहीं खाता है? सब लोगों को पता है, किसको कॉलोनी मिली है, किसको नहीं मिली है। किसी-किसी गाँव में प्रधान अच्छे हो जाते हैं, किसी के पापा हो तो बुरा मत मानना मेरा। लेकिन कई सारे गाँव में लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अब वहाँ पर क्या करोगे? सब पता है इन लोगों को, हर चीज़ पता है, हर जानकारी इन लोगों को है। लेकिन क्या ये लोग कुछ करते नहीं, अपनी सत्ता चलाने के पीछे पड़े हैं, ठीक है? अपनी सत्ता सब चलाने के पीछे पड़े हैं, सब अपना-अपना नाम के पीछे परेशान हैं। केवल ये दुनिया के फेंकने की चीज़ें हैं, सब द लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा फेंक दें, सब कुछ कर दें, बस वही आज दुनिया में। बस करो दोस्तों, वीडियो खत्म करता हूँ इसी के साथ, नहीं अभी क्या मुँह से निकल रहा है, क्या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करो। अगर मैं किसी दिन इस ट्रैक पर आ गया ना दोस्तों, सबका मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जाने दो, नहीं बोलूँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। इन लोगों से सबसे गिन-गिन करके बदला लेना है। चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।